इतिहास। इतिहास शब्द व्यक्ति, समाज, देश के महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण होता है। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, वह वर्तमान और भविष्य से जुड़ा होता है। जैसे इतिहास में पुराने लोग क्या गलती किया, हमारा पीढ़ी क्या गलती किया, उसको सुधारने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ सीखी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के बारे में, जो कक्षा 6 से शुरू करते हैं। हमारे अतीत भाग 1। आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो एनसीईआरटी से कक्षा 6 से प्रारंभ होकर कक्षा 12वीं तक जाएगी। हम सोशल साइंस के सामाजिक अध्ययन के सारे किताबों को कवर करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे अतीत भाग 1, अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे भी हम किताब को खोलेंगे तो एक लड़की जो कक्षा 6 में पढ़ती है, रसीदा का सवाल। रसीदा का सवाल ये है, वो बैठकर अखबार पढ़ती है तो उसे अचानक दिखाई देता है 100 साल पहले। यह सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है 100 साल पहले क्या हुआ था। इसी सवाल का हम जवाब पूरे हम इस किताब के इस अध्याय में खोजेंगे। कैसे पता लगाएं। पहला टॉपिक, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, हम आस पड़ोस से पूछ सकते हैं, टेलीविज़न में देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं, किसी पास पड़ोस से जान सकते हैं, या कुछ साल पहले जो हुई घटनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति जो वहाँ पे उपस्थित था, प्रेजेंट था, उससे हम बात करके पूछ सकते हैं, या कुछ और लोगों से कही सुनी बातों से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना है। ये हम इस बारे में पहले बात करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग जब वो समय रहते थे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। शिकारियों जो शिकार करते हैं ना, किसी जानवर को मारना, उनको खाना, वो शिकारी होते हैं। पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, मुर्गी हो गई, ऐसे को पशुपालक कहते हैं। कृषक जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उन्हें कृषक कहते हैं। व्यापारी जो किसी एक स्थान से कुछ सामान वस्तुएं खरीद के दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं और उसे बेचते हैं कुछ अच्छे दामों में पाकर, उन्हें व्यापारी हम कहते हैं। पुरोहित जैसे पंडित जो आपके घर पे आके पूजा पाठ करते हैं या कोई पवित्र अनुष्ठान में भाग लेते हैं या शांति के लिए यज्ञ करते हैं, उन्हें पुरोहित कहते हैं। शिल्पकार उन्हें कहते हैं जो दीवालों पे या पत्थरों पे नक्काशियाँ करते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ शो करने के लिए, दिखाने के लिए, संकेत करने के लिए उन्हें शिल्पकार कहते हैं। कलाकारी वो होता था कि किसी पेंट द्वारा, डिजाइन द्वारा किसी चीज़ को उपस्थित करना या सुंदर चित्रों द्वारा किसी को बनाना, इसे कलाकारी कहते हैं। जो गाना लिखते थे या गाते थे उन्हें संगीतकार कहते थे। वैज्ञानिक उन्हें कहते थे जो संशोधन करते थे या किसी चीज़ का खोज करते थे, उसकी उपस्थिति को प्रेजेंट करते थे, बताते थे, उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता था। और हम यह भी पता कर सकते थे उस समय बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाया करते थे, लोग कहाँ रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पे रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब वो होता है किसी भी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना। जैसे जंगलों से कोई ज़रूरी सामान, जैसे शहद हो गया, खाने की वस्तु हो गई, या दवाई का कोई औषधि हो गया, लकड़ी हो गया जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, और भी ऐसे, उसे संग्राहक कहते हैं। संग्राहक अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार को दूसरे शब्द में आखेट कहते हैं। अब हम उत्तर पश्चिम के
सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर चलेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया और वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व हम चलते हैं। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पे ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। सुलेमान और किरथर जो इस समय पाकिस्तान में उपस्थित हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, सतलुज, ब्यास ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी उससे कहते हैं जो मुख्य नदी की धारा में आकर जुड़ जाती हैं उन्हें सहायक नदी कहते हैं, और जो जिस धारा में जुड़ती हैं वो एक महानदी का रूप ले लेता है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ यमुना हो गए, रामगंगा हो गए, सरयू नदी, गंडक, कोसी, सोनगंगा ये सब सहायक नदियाँ हैं गंगा की। उप सहायक नदी उसे कहते हैं जो सहायक नदियों के पहले सहायक नदियों में जाके जुड़ जाती हैं, उन्हें उप सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा का सहायक नदी यमुना है और यमुना से कोई नदी जाके जुड़ जाए उसे सहायक नदी कहा जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाके बांग्लादेश में मिलते हैं जिसे पद्मा नाम से कहा जाता है, जो अंतिम में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाते हैं। मगध जिसका पुराना नाम नया नाम बिहार है, पहले उसे मगध के नाम से जाना जाता था। मगध शहर के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। ध्यान रहे ये ऐसे राज्य थे जिनके किनारे मुख्यतः नदी ही रहा करती थी, क्योंकि नदी ही एक ऐसा स्रोत था जिससे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो जाते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। जिसे काम ढूंढना हो, कोई आपदा आ जाए वहाँ से जाने के लिए। कभी कभी लोग काम की तलाश में तथा कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए की जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लेकिन आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं जो भारत देश है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं का समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के
नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यही संस्कृति का बदलाव हुआ। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु के नाम से सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान जो हम देखते हैं लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम से होने लगा है। ये सिंधु के बारे में बात की जा रही है। अतीत के बारे में हम कैसे जानें, आते हैं अपने टॉपिक पे। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो किताब हाथों द्वारा लिखी जाती थी उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। ऐसा क्यों? पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब हाथों द्वारा, स्क्रिप्ट मतलब कोई स्टोरी हो गई, चाहे लेखन हो गया, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथों द्वारा लिखी हुई। पांडुलिपि एक पुस्तक होती थी जिसका अर्थ है हाथ से है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई को कीड़ों ने खा गया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होता है। विहार शब्द जहाँ शांति और साधु लोग रहा करते हैं ना, उन्हें विहार शब्द का प्रयोग होता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, ये सभी हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है जैसे आम भाषा होता है ना, उसे प्राकृत। जैसे बिहार, यूपी में नॉर्मली सामान्यतः भोजपुरी बोला जाता है और उस भोजपुरी में भी कई भाषाएं आती हैं, वो प्राकृतिक में। जैसे 8-10 गांव एक भाषा बोलेगा कुछ अलग तरीके से, फिर 8-10 गांव एक तरीके से अलग तरीके से भाषा बोलेगा, उसे ही प्राकृत शब्द बोला गया है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उत्कीर्ण मतलब छापे जाते हैं, काट काट के बनाए जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों में भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। ऐसा इसलिए लोग करवाते थे, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अतीत में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं बनी हुई होती थी जिसका अध्ययन लोग करते थे। अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट और ऐसे तरह के बनी हुई इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे इतिहासकार को, पुरातत्वविद को पता चलता है
कि पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। वे वनस्पति के अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच रहते हैं। जब हम खुदाई करते हैं या किसी चीज़ को पाते हैं खुदाई करते वक्त, तो उसे स्रोत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अतीत किसी एक के लिए नहीं प्रमाणित होता है। अतीत शब्द का प्रयोग सभी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। राजा महाराजा के लिए अगर किया जाता तो साथ में समाज के लिए भी किया जाता है अतीत शब्द का प्रयोग, क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस इतिहास के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह का बात और भेद अतीत में भी बहुत ज़्यादा है। विद्वान शब्द का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इन्हीं कारणों से हम शासकों के बारे में आज जान पाते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष बचा हुआ है। तिथियों का मतलब होता है किस समय से किस समय तक। हम लिखते हैं कभी भी 2004, 2006, 2008, 2000, इसलिए यह ईसा मसीह के पूर्व और ईसा मसीह के बाद का समय है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी समय से हम लोगों ने सन का आरंभ शुरू कर दिया। जैसे ईपू लिखते हैं ना, ईसा से पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी हम तिथियों को AD, हिंदी में ई लिखा हुआ पाते हैं। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह EC तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। इसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में लगभग 200 वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। एक और बात क्लियर करना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध
कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। हम एक चित्र में देखेंगे कि जानवरों को बना के उनके नीचे कुछ ऐसे अक्षर को प्रयोग किया जाता था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। यह भाषा यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए, तो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। उपयोगी शब्द यात्रा, इसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। पांडुलिपि, हाथों द्वारा किसी पुस्तक को लिखना पांडुलिपि कहलाता है। अभिलेख, किसी भी लेखों को लिखना अभिलेख कहलाता है। पुरातत्व, पुरानी चीज़ों को शो करना उसे पुरातत्व कहलाता है। इतिहासकार, जो व्यक्ति पुरानी चीज़ों को पढ़ता है तथा उसे कुछ अपने महत्व देकर लिखता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत, स्रोत शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में रिसोर्स बोलते हैं, जो कोई भी अलग, जिसे हम संसाधन बोल सकते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, जो हम बोल सकते हैं जिसका ज्ञान ना हो, अज्ञात कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।